नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे प्रदेश भर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर। कोरोना बीमारी अभी दूर नहीं हुई है कि बढ़ते डेंगू के मामलों ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी है। और ये दहशत लोगों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लोगों को डेंगू की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अभी भी लोगों में कंफ्यूजन है। कोरोना से अभी हम पूरी तरह से निपट नहीं पाए हैं कि दूसरी तरफ मलेरिया और डेंगू के बढ़ते मामले कहीं ना कहीं चिंता का एक बड़ा सबब बनते जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि डेंगू से निपटने के लिए हम सक्षम हैं। आज इसको लेकर एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई और इसमें बात कही गई। इसको लेकर आपको बता दें कि प्रयागराज में भी हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई कि प्रदेश सरकार आखिरकार अब तक कर क्या रही है, क्योंकि 7,000 से ज्यादा डेंगू के मामले हो चुके हैं पूरे प्रदेश भर में। और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बाद लोग पूरी तरीके से खौफजदा है। पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में स्थितियां कहीं कहीं पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। और सरकार कहती है कि सरकारी अमला इन तमाम बीमारियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन अगर जमीनी हालातों की बात करें तो कहीं कहीं स्थितियां बेहद खराब हो चुकी हैं। कई मरीजों की जान जा चुकी है। सरकार और प्रशासन का कहना है कि हमारे पास उपाय हैं, हम सक्षम हैं इन तमाम चीजों से निपटने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है, जो जमीनी हकीकत है, शहर शहर गांव में भी डेंगू का डंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर हाई लेवल कमेटी हुई। कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम की विफलता कहीं ना कहीं बनी हुई है, जिसकी वजह से डेंगू के बढ़ते मामले थम नहीं रहे हैं। और अब कह सकते हैं कि ये प्रिकॉशन से ऊपर पहुंच चुकी हैं चीजें। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, खास पैनल इस वक्त मौजूद है, तमाम लोग इस पर जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर तिवारी मौजूद हैं, लोक बंधु अस्पताल से। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत संजय जी। संजय जी, शुरुआत आपसे करते हैं चर्चा की। सर, बढ़ते डेंगू के मामले, वायरल बुखार के तमाम मामलों ने कहीं ना कहीं लोगों में एक असहज स्थिति पैदा कर दी गई है। सरकार के बहुत सारे दावे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है इससे। संजय जी, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 24 घंटे पहले ही प्रदेश के चिकित्सा विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने प्रेस की थी और उसमें इस डिटेल को बताया था कि कैसे इस डेंगू की स्थिति को पिछले साल से बेहतर तरीके से निपटा जा रहा है। और जो केसेस हैं उनका नंबर्स भी कम हुआ है। मेरे पास डिटेल है कि लगभग 17,729 केस लास्ट ईयर आए थे और अभी जो पूरे स्टेट का जो डाटा है वो लगभग 4,801 डेंगू के मरीजों का है। सरकार ने ब्लॉक लेवल से लेकर और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपने स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तक इसके लिए बेहतर व्यवस्था की है। ब्लॉक लेवल पे 5 से लेकर 10 तक बेड को रिजर्व किया है केवल डेंगू के पेशेंट्स के लिए। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है वहाँ पर 20 से लेकर लगभग 50 बेड तक आरक्षित किए हैं। मेडिकल कॉलेज में ही ऐसे अलग अलग बेड को आरक्षित करके उसको स्पेशलाइज तरीके से रोका जा रहा है। जैसा हम जानते हैं कि इस प्रकार के जो संचारी रोग होते हैं उनके 3 स्टेजेज हैं। हम उनके रोकथाम के लिए भी काम कर रहे हैं, हम उनके बचाव के लिए भी काम कर रहे हैं और उपचार के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है तो इस रोग से बचने के लिए तो फॉगिंग भी हो रही है, एंटी लार्वा का छिड़काव भी हो रहा है और जो नगर विकास विभाग है वो सफाई की व्यवस्था भी बहुत तेजी के साथ करा रहा है। ये एक अच्छी बात है कि लगभग संजय जी, आपको ये मानना पड़ेगा पूर्वांचल में जो हालात हैं बेहद खराब हैं। बनारस की, वाराणसी की अगर बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए और तमाम शहरों में भी स्थितियां बद से बदतर हो चुकी है। कई मरीजों की जान जा चुकी है और धीरे धीरे इधर भी डेंगू पैर पसार रहा है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बढ़ते मामले डरा रहे हैं लोगों को।
नहीं, उसमें ऐसी यह बात है कि बनारस में स्थिति इसलिए थोड़ी गड़बड़ हुई कि बनारस में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के बाद इस प्रकार के जो संचारी रोग होते हैं उनमें बढ़ रहे हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जांच हो रही है। और जैसे कोविड में हमने किया था कि जो भी जांच होगी उसकी रिपोर्ट उसको ऑनलाइन मिल जाए, इसका भी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। सारी जगहों पर जांच की बेहतर सुविधाएं हैं। उन जांच के साथ सेपरेशन की मशीन भी है। आज तो प्रयागराज में भी इसको लेकर सुनवाई हुई। सरकार से पूछा गया सवाल कि भाई आप लोग कुंभकर्णीय नींद से कब जाग रहे हैं, कब व्यवस्थाओं में सुधार लाएंगे। और इसको लेकर देखिए एक कमेटी भी बनाई गई है, 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी होगी। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी संजय जी। हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर तिवारी जी भी मौजूद है इस वक्त लोक बंधु अस्पताल से। सर आपके पास मैं आऊंगी। बड़ी बात यह है कि लोग डेंगू का नाम सुनकर एकदम से डर जाते हैं। सर जरा बताने की कोशिश कीजिए कि इतनी खतरनाक बीमारी है ये, कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? जी नमस्कार। देखिए डेंगू हर साल ही होने का है। जुलाई से लेकर नवंबर तक की एक टाइम होता है जब बारिश होती है। इस साल चूंकि अक्टूबर में, सितंबर तक की स्थिति बहुत अच्छी थी, अक्टूबर में जब बेमौसम बारिश हुआ और जलभराव की स्थिति हुई, उसके बाद से थोड़ी सी लापरवाही भी हुई होगी लोगों से कि मच्छर आए और उसकी वजह से डेंगू का प्रसार हुआ। लेकिन भय ज़्यादा है लोगों में। हमारे अस्पताल में देखा जा रहा है कि थोड़ा सा, चूंकि नॉर्मल रेंज उसमें रिपोर्ट में लिखा रहता है 1.5 लाख से 2.5 लाख प्लेटलेट की, लोग डेंगू में NS1 पॉजिटिव देखते हैं और फिर ये देख रहे हैं कि डेंगू का प्लेटलेट 55,000 हो गया, 60,000 हो गया। वो लोग एकदम भयग्रस्त हो जा रहे हैं और पूरे घर भर के साथ आ जाते हैं हमारे अस्पताल में कि हमको भर्ती कर लीजिए, जबकि ये एक इंडिकेशन नहीं है। प्लेटलेट कम होना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बार बार हम लोग अपील कर रहे हैं कि हम 20,000 प्लेटलेट आवे तो अवेयर हों, उसमें कुछ बचाव करने का ज़रूरत है। डेंगू ऐसी कोई भयावह स्थिति नहीं होगी। डेंगू में जो नॉर्मल 95% केसेस होते हैं वो कुछ भी नहीं होता है। बुखार आता है, हड्डी में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, जी मचलाता है, पेट में थोड़ी सी दर्द होती है और चीज़ों को कमज़ोरी बहुत होती है। इन लक्षणों के साथ आदमी का, व्यक्ति का होता है, सिम्टम आते हैं और उसके बाद से फिर फीवर होता है। धीरे धीरे वो बुखार 7 से 10 दिनों अच्छा, लोगों को अलर्ट कब हो जाना चाहिए? जब उसे लगे कि कुछ सिम्टम्स वैसे प्रतीत हो रहे हैं, उसको कब लगना चाहिए कि खतरे की घंटी है, नहीं अब तो बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है? कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इसमें निश्चित रूप से जैसे ही फीवर हो, बुखार जैसे ही आवे, तो बुखार आना वो अपने हाथ में नहीं है। मच्छर से बचना अपने हाथ में है। मच्छर से पहले तो बचाव करें। डेंगू का मच्छर स्पेसिफिक होता है कि दिन के समय में भी काटता है, सुबह से शाम में, सुबह और शाम में ज़्यादा उसके उड़ान की शक्ति होती है, उसी समय वो काटता भी है। तो सबसे पहले बचाव करना चाहिए। बचाव तो यही है कि शर्ट, जैसे कि कोविड के समय में हम लोग एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, डेंगू के में भी एक प्रोटोकॉल बना लेना चाहिए कि फुल बाँह का कपड़ा, शर्ट, पैंट, सब चीज़ एक्सपोज्ड पार्ट न रहे जिससे मच्छर को काटने की जगह न मिले। पहले तो मच्छर से बचें। मच्छरों से नियंत्रण भी करना है हमें, छिड़काव, फॉगिंग, ये सब होता रहे। लेकिन अगर फिर भी मच्छर कट, चुकी एक ऐसी चीज़ है जो घरों में गमले हैं, कूलर है, पानी इकट्ठा होता है और ये पानी, साफ पानी में ही इसके अंडे होते हैं, लार्वा वहीं डेवलप होता है। तो हम लोग की भी खुद की घरों में लापरवाही होती है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कूलर बंद करके रख दिया, पानी इकट्ठा रहा और फ्रिज के पीछे वाले हिस्से में, अब तो खैर डिफ्रॉस्ट फ्रिज आ गए हैं, लेकिन पीछे वाले हिस्से में पानी इकट्ठा रहेगा। तो पानी इकट्ठा रहेगा, वो घरों में हफ्तों 10 दिन तक, 15 दिन तक कोई नहीं साफ करता, उसमें हजारों की संख्या में लार्वा डेवलप रहते हैं। तो ऐसे ऐसी जगहों पे, और ये हमें अपना देखना है कि हफ्ते में 1 दिन उस पर, डेंगू पर हम लोग को वार करना ही पड़ेगा और वो सफाई करें। जैसे दिवाली अभी बीते, दिवाली में हम लोगों ने घर को साफ किया है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पानी का इकट्ठा होना और ये सब चीज़ें डेंगू के एडीज मच्छरों को जन्मता है जी। ये मच्छर जब इंसान को, किसी बच्चे को कहीं भी काटते हैं तो 5 से 10 दिन के अंदर उसमें लक्षण आ जाते हैं। बुखार उसमें मतलब 4 से 5 दिनों में समझ में आ जाता है, जो सिम्टम्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो मच्छर जब काटेगा उसके 5 से हफ्ते भर के अंदर बुखार आता है। बुखार आना एक वायरल फीवर में भी होता है जो कॉमन इस समय है। 90% केसेस जो है वो बुखार में। हमारे यहाँ 65 मरीज भर्ती हैं, उसमें 8 मरीज जो है डेंगू के हैं। जो कंफर्म केस IgM पॉजिटिव होता है, एलाइजा टेस्ट हम लोग करते हैं, उसी को डेंगू कहते हैं। तो वो पॉजिटिव केसेस हमारे पास 8 केस इस समय हैं। लेकिन जैसे ही बुखार आवे तो हम ये नहीं समझ पाते हैं घर पे कि वो डेंगू है या चिकनगुनिया है, क्या है। केवल लक्षणों से हम समझ सकते हैं। अगर
जोड़ों में भयंकर दर्द है, असहनीय दर्द है, तो हम सोचते हैं चिकनगुनिया की ओर जाएंगे। वरना कि हमारे अस्पताल में हम लोगों ने एक फीवर प्रोफाइल बनाया है, 2 से 3 दिन फिर इंतजार करना होता है और इस बीच में केवल पैरासीटामोल लेना होगा। बहुत सारे डॉक्टरों के भी पर्चे, मेडिकल स्टोर के लोगों का देखा गया है कि पैरासीटामोल के साथ निमेसुलाइड दे देते हैं, ब्रूफेन दे देते हैं, डिस्प्रिन दे देते हैं सिर दर्द होने की वजह से। ऐसा मतलब भूल कर भी ना करें, ये गलती बहुत भयंकर साबित होगी बाद में। इस समय केवल जुलाई से एक निश्चित बना लें कि जुलाई से नवंबर तक हमें केवल अगर बुखार होता है, दर्द होता है, तो केवल पैरासीटामोल लेना है, पैरासीटामोल के भरोसे ही हमको रहना है। पैरासीटामोल की गोली, चूंकि कोविड अब हम लोग बीता है और सारे लोगों को पैरासीटामोल के बारे में जानकारी हो गई है, तो घरों में रहता भी है, पैरासीटामोल ले लें, 1 दिन 2 दिन वेट कर लें, उसके बाद निश्चित रूप से चिकित्सक के पास जाएं और उसको दिखाएं। दूसरे दिन हम लोग टेस्ट करते हैं, कार्ड टेस्ट होता है डेंगू का, NS1, IgM, IgG। अगर पॉजिटिव होता है, प्लेटलेट की गणना हो जाती है। अगर प्लेटलेट कम भी है, 50,000 है, 60,000 है, तो घबराएं बिल्कुल नहीं। मतलब हमने जैसा पहले भी कहा है कि 15,000, 20,000 पर ही एडमिशन का क्राइटेरिया बनता है। या तो सीवियर उल्टी हो रही हो, ऐसा उल्टी हो रहा हो कि कोई भी चीज़ खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, तो वो उल्टी हो जा रही है, तो एक इंडिकेशन ये बनता है कि अस्पताल में भर्ती हो जाना। इन 2 के अतिरिक्त घर ज़्यादा बेहतर सुरक्षित जगह है, दवा लिखवा लें और दवा कंटिन्यूस खाएं। पानी की कमी ना होने पाए, सबसे महत्वपूर्ण है पैरासीटामोल एक, दूसरा पानी की कमी ना होने पाए। 1 से 1.5 लीटर ORS जो होता है वो पीते रहें। कई ब्रांड नेम से आता है, सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलता है। घर में शिकंजी बना लें, नमक, चीनी और पानी का घोल, 1 से 1.5 लीटर वो पिए और 1 से 1.5 लीटर सादा पानी पिए। तो 2-2.5 लीटर अगर 3 लीटर पानी पीते रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम इससे रिकवरी हो जाती है। डिहाइड्रेशन नहीं हो तो इससे रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसमें जो कि D2 जो वेरिएंट है, स्ट्रेन आता है, डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम, वो ब्लीडिंग का कारण होता है, वही खतरनाक स्थिति है। बाकी नॉर्मल डेंगू से कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमारे अस्पताल में 8-8, 10-10 हजार वाले प्लेटलेट वाले लोग बिना प्लेटलेट यही घबराहट लोगों को और ज्यादा पैनिक कंडीशन में ला रही है। लोग डरे हुए हैं अभी से कि डेंगू फैल रहा है, और शायद यही वजह है लोगों के बीच डर का, क्योंकि लोग सोचते हैं कि प्लेटलेट्स अगर बहुत ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो गई तो फिर स्थितियां बहुत खतरनाक लेवल में पहुंच जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नितेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नितेंद्र जी। डेंगू के बढ़ते मामले लोगों को डरा रहे हैं। सरकार कह रही है कि पूरी तरह से सख्त हैं हम, बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है, कैसे देखते हैं? स्वाति जी, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरकार कागजों में बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत वास्तव में बहुत दयनीय है। हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं देख रहे हैं कि 3 दिन तक सफाई नायक वहां झाड़ू लगाने नहीं आता। स्पेशली सफाई नायक को जब फोन करना पड़ता है तब कहीं जाकर के वो सफाई करते आते हैं। जो प्राइवेट लोगों को लगा रखा गया है, जो कूड़ा उठाने डेली आते हैं, वो सुबह उनकी गाड़ी आती है, उस पर कूड़ा उड़ा चला जाता है, लेकिन दिन भर का जो होता है, जो आम सरकारी व्यवस्था है, वो बहुत ही खराब है। सरकारी अस्पतालों के आसपास आप जाकर के देख लीजिए, आपके रिपोर्टर हालांकि ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो लोग भी जाकर के बता सकते हैं कि किस तरीके से अस्पतालों के आसपास तक की स्थिति खराब है। अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं है, समुचित इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, और सरकार पता नहीं किस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। सिर्फ कागजों में और अधिकारियों के भरोसे पे सरकार चल रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, इसका समय समय पर संज्ञान लेते हैं, लेकिन अधिकारी पूरी तरीके से लापरवाह है। सरकार में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर व्याप्त हो चुका है। मैंने कई जगह देखा है सरकारी अस्पतालों का तो बुरा हाल हो गया है, और यह पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की स्थिति हो गई है। अभी आपने इसका ताजा उदाहरण देखा ही है कि मोरबी में जिस तरीके की घटना हुई, मोरबी पे आज बात नहीं आने की सूचना मिली, निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है, बड़ी घटना है सर। आज सिर्फ डेंगू पर निश्चित रूप से मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अस्पताल की स्थिति देख लीजिए किस तरीके से, कि जब माननीय प्रधानमंत्री का दौरा हुआ तो अस्पताल के रंग रोगन और सफाई और बेडों की व्यवस्था करने की जरूरत पड़ गई। यही हाल, यही वास्तविक हकीकत उत्तर प्रदेश की है। आप कभी भी औचक दौरा किसी भी पत्रकार से, अपने रिपोर्टर से करवाएंगे तो जमीनी हकीकत आज पूरे प्रदेश के अंदर वही है। हाँ, ठीक है संजय जी, ध्यान से सुन लिया होगा आपने उनके आरोपों को, उनकी बातों को। इसका जवाब भी आपके पास बेहतर होगा। दोहरी चुनौती आपके पास, आपकी सरकार के लिए प्राथमिकताओं में क्या शुमार है, जरा बताइएगा। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे मित्र को ये यादव जी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये वो सरकार है
कि जिस सरकार ने ऐसे रोगों के खिलाफ जब देखिए, आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है संजय जी। मौत आप उनकी सरकार पर सवाल उठाएं या आपकी सरकार पर सवाल उठाएं, सर टाइम ये है कि जमीन पर क्या कर रहे हैं इस वक्त। ये सियासत का समय नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां 5 साल पहले केवल 22 कंपोनेंट सेपरेशन की यूनिट्स थी, आज मोर देन 52 कंपोनेंट सेपरेशन की यूनिट है कि जो ब्लड से अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट करती हैं और उसमें प्लेटलेट्स निकालकर पहुंचाती हैं। और जिस तरह से ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर प्रयागराज से खबर आई कि किसी एक व्यक्ति को अस्पताल में जब उसको दिक्कत हुई प्लेटलेट्स चढ़ाने की जब बात आई तो उसे बताया गया कि मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया गया। ये खबर क्या आपके संज्ञान में आई थी सर? नहीं, ये तो खबर आई थी और इसमें जो खबर में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। कहीं पर भी कोई गलती होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं आपको तथ्यों के साथ बताता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने डेंगू के नियंत्रण के लिए न केवल बेहतर किया है अपने सिस्टम को, बल्कि डॉक्टर्स को भी ज्यादा बेहतरी के साथ लगाया है। और इसका प्रमाण है कि लास्ट ईयर से भी बेटर इसका प्रोक्योरमेंट जो है वो इस समय चल रहा है। देखिए, जो जांच है वो 24 घंटे हो रही है, 24 घंटे जांच की है, कहीं कोई दवा की कमी नहीं है। ये तो आपकी सरकार, इसलिए आप तो बताएंगे ही कि पहले से बेटर कंडीशन है। आम जनता से जब पूछा जाएगा सवाल, वो अगर संतुष्ट होगी तभी तो लोग मानेंगे ना कि हाँ सरकार ठीक तरह से काम कर रही है। ये तो अपने मुंह मियां बिट्टू होने वाली बात हो गई ना सर। नहीं, हम तो तथ्यों के आधार पर बात जी, कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। जी, आप कंप्लीट कीजिए, आपके पास पूरा वक्त है। लोक बंधु अस्पताल में अगर केवल 8 मरीज डेंगू के भर्ती हैं तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कितनी अच्छी व्यवस्था है और कितने कम पेशेंट हैं। जी ठीक है संजय जी, आपके पास वापस लौटूंगी। डी.के. गुप्ता जी भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं। नोएडा से बहुत स्वागत है डी.के. गुप्ता जी। सर, डेंगू को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं सुधारने की बात सरकार कर रही है, सरकारी अस्पतालों के हालात लोग देख रहे हैं, आप कैसे डेंगू को देख रहे हैं सर? कैसी सतर्कता लोगों को दिखानी चाहिए डेंगू में? देखिए, हम सबको पता है डेंगू जो है बारिश के मौसम के बाद फैलता है, तो आज से नहीं कई सालों से डेंगू फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर अवेयरनेस की ज़रूरत है, जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है, रोकथाम करने की ज़रूरत है। और हमें पता होना चाहिए डेंगू है क्या, बीमारी क्या, कैसे फैलती है, क्या रोकथाम के उपाय हैं, क्या इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, क्या इलाज है, क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर ये सब जागरूकता हम फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं एक तो केसेस कम हो जाएंगे, और केसेस अगर होते भी हैं तो उनकी अर्ली डायग्नोसिस होगी, जल्दी इलाज मिल जाएगा, और जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर आ जाएगी। तो हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। पहली बात तो ये, डेंगू मच्छर से फैलता है, और एडीज जो इजिप्टियाई मच्छर है वो दिन और रात दोनों में काटता है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दिन में ही काटता है रात नहीं काटता, या ऐसा भी नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए कि ऊपर उड़ नहीं सकता है। ये जो नोएडा में अपार्टमेंट्स हैं, लखनऊ में अपार्टमेंट्स हैं, या 10वीं 15वीं या 20वीं मंजिल तक भी जा सकता है, वहाँ भी काट सकता है। तो इस समय जो भी व्यक्ति है जिसको अगर ये काटता है उसमें 5 से 7 दिन बाद लक्षण आ सकते हैं, और लक्षण में हाई ग्रेड का बुखार आना बहुत तेज, सर में दर्द होना, आंखों के आसपास जलन होना, बैकएक होना, जॉइंट पेन होना, मसल पेन होना। कहीं ना कहीं इसको हम लोग ब्रेक बॉर्न फीवर बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। मतलब इसके अतिरिक्त 90% लोगों में जो बुखार है वो स्वतः ठीक हो जाता है 5-7 दिन में। उसके बाद 10% लोग ऐसे होते हैं जिसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर हो सकता है, जिसमें चकत्ते पड़ना, हल्के ब्लीडिंग हो जाना, पिटेक्ची हो जाना, तो स्किन में धब्बे पड़ जाना, तो वो भी उनमें कुछ लोगों को हमें भर्ती करना पड़ता है। और 1% ऐसे लोग होते हैं जो सीरियस हो सकते हैं, जिनको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है, लीकेज शुरू हो जाता है हमारा ब्लड का, जो बहुत सारी कैपिलरीज हैं उनके थ्रू बॉडी की कैविटीज हैं, जैसे लंग है या हमारा पेट है, उसमें एसाइटिस हो जाना, लंग्स के अंदर फ्लूइड्स हो जाना, तो ये लोग सीरियस हो सकते हैं। इनको हमें हो सकता है प्लेटलेट चढ़ानी पड़े, जिनको हम जम्बो पैक बोलते हैं, जिसकी बहुत बार देखते हैं कमी आ जाती है इस सीजन में। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी एक तो लक्षण पता होना चाहिए, और दूसरा कब आपको अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने जाना है। अगर किसी व्यक्ति को 6-7 दिन हो गए बुखार कम हो गया, तो ये ऐसा समय है जिसमें और ज़्यादा जागरूक होने की जरूरत है। बिकॉज इस समय हो सकता है आपकी प्लेटलेट्स कम हो रही हो, तो सबको अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक ब्लड टेस्ट जैसे CBC है, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, वो जरूर कराना चाहिए। लिवर फंक्शन टेस्ट है, जिस समय बेसलाइन पता लग जाएगा लिवर का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर आप करा सकते हैं, पॉसिबल है, तो डेंगू सीरोलॉजी जो कन्फर्मेटरी
पीसीआर टेस्ट होता है डेंगू का, NS1 टेस्ट होता है, एलाइजा टेस्ट जिसको बोलते हैं, अगर एक कंफर्म हो जाएगा तो उसका मतलब आपकी डेंगू की डायग्नोसिस कंफर्म है। तो आपको तरल पदार्थों को ज़्यादा सेवन करना चाहिए, सिर्फ पैरासीटामोल लेनी चाहिए, एस्प्रिन और डिस्प्रिन जैसे ड्रग नहीं लेनी चाहिए दवाई, बिकॉज इस ब्लीडिंग को बढ़ा देते हैं। नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, NSAIDs भी उनको बोलते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। घर में नींद पूरी लें, पैरासीटामोल हर 4 से 6 घंटे पे लें। अगर बुखार तेज आता है 104-5 पट्टी करें। इसके अतिरिक्त अगर आप लगता है आपका हीमोटोक्रिट बढ़ रहा है या आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि पेट दर्द है, वॉमिटिंग है, नौजिया है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो आपको तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वहाँ दिखाना चाहिए, उससे आप सलाह लें जिससे आपका अर्ली डायग्नोसिस और तुरंत इलाज हो सके और हम लोग कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकें। जी, तो ये प्रभावी उपाय, ये जो प्रभावी कदम है हमारे डॉक्टर्स जो बता रहे हैं, इनको आप उठा सकते हैं और ख़ास तौर से सतर्कता बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम शुरुआती तौर पर ये तमाम कदम उठा लेंगे तो जाहिर सी बात है प्रभाव कम देखने को मिलेगा। बड़ी बात यही है कि समस्या को पहुंचने से पहले इन तमाम चीज़ों का अगर हम उपाय कर लेंगे तो डेंगू बहुत ज़्यादा नियंत्रण में आ जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर तिवारी भी जुड़े हुए हैं। सर, एक तरफ हमने देखा कोरोना के उस दौर को भी जिस वक्त लोगों की इम्यूनिटी कम हुई, और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो क्या ये खतरनाक स्थिति उस व्यक्ति के लिए, अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत कम है तो? देखिए, ये सारा वायरल डिजीज़ का पूरा खेल ही इम्यूनिटी का ही होता है। इम्यूनिटी कम होगी तभी ये डिजीज़ होंगे, चाहे कोविड का हो या डेंगू का ही हो। निश्चित रूप से जब अब हमें उस स्टेज पे हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए, स्वच्छ वातावरण रहे, प्रदूषण मुक्त रहे, लेकिन ये आदर्श स्थिति हो रही है। अब वो सोचने की बात नहीं है। इस समय दिवाली के टाइम में जैसे प्रदूषण हुआ, लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन भी हुआ, सर्दी जुकाम बुखार इस तरीके से चीज़ें हुई हैं प्रदूषण से भी, साथ में डेंगू का भी एक चीज़ आया। तो हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़े इस पर विचार करना चाहिए और इसके लिए आयुर्वेद जो है ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। हम लोग उसका सेवन करें, जैसे हल्दी का दूध पीना है, गिलोय है, सुदर्शन बटी, इस तरीके की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। और हम लोग इम्यूनिटी अपनी मजबूत करें। सुबह सुबह योग और प्राणायाम की स्थिति करें, सुबह टहलने जाएं, आधे घंटे स्वच्छ वायु में सांस लें, ऑक्सीजन लेवल अपना बढ़ाएं। जो चीज़ें कम होती जा रही हैं शहरों में उस पर और ध्यान दें, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हमें अब अभी डेंगू का है, 15-20 दिन में डेंगू का भी सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हर साल आने वाली चीज़ें। तो जैसे ही जुलाई शुरू हो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग हमेशा लगा दें। इस 4-5 महीने में, जैसे चातुर्मास से कहते हैं इसको, तो चातुर्मास में हम लोग मच्छरदानी में ही लगावें। अब घरों में से मच्छरदानियाँ गायब हो गई हैं, लोगों के पास वो है नहीं कि घुटन होती है। तो इस तरीके से चीज़ों को बचाव करें। एकदम ये चीज़ें जब हो जाएगी तो दिक्कत आ जाती है। वो चाहे डेंगू का नॉर्मल फीवर भी हो, लेकिन इतने कमज़ोर हो जा रहे हैं लोग, इतने वीकनेस हो रही है लोगों में कि चलना फिरना मुश्किल हो जा रहा है। वृद्ध लोगों में और दिक्कतें आ रही हैं। तो हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले बचाव कर लें। इलाज तो सेकेंडरी टर्सरी स्टेज की बात है कि हमको इलाज के लिए जाना। बचाव अगर हम कर लें, ये बीमारी हो ही ना। जैसे कोविड में था, हम मास्क लगाते थे, दूरी रखे, जो भी नियम हम प्रोटोकॉल बनाया गया उसका पालन किया। हमें उसी तरीके से हर बीमारियों का प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में जागरूकता आप लोगों के माध्यम से लगातार दी जाती है। और उसी से हम बचाव करते जाएं तो डेंगू ही नहीं, हर बीमारी से बचेंगे। लेकिन इस बार की अगर बात करें सर, तो बारिश भी आपने देखा होगा मानसून के बाद तक हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो। ऐसे में डॉक्टर्स भी मानते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मानते हैं कि इतना ज़्यादा प्रभाव डेंगू का इससे पहले कभी ज़्यादा देखने को मिला नहीं। नहीं, आप ठीक कह रही हैं कि अक्टूबर माह में जो बेमौसम बारिश हुआ, जैसा मैंने पहले भी कहा, सितंबर तक स्थिति बहुत अच्छी थी। अगस्त सितंबर में जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें तो कुछ भी नहीं था, एकदम बड़े आसानी से हम लोग जा रहे थे। अक्टूबर में जब बारिश ज़्यादा हुआ तो हुआ होगा, जल भराव हो गया, छतों में पानी रुका, लोगों ने सफाई नहीं किया, इस तरीके से चीज़ें हुई और उसकी वजह से ये दिखा कि डेंगू का वायरस आया। और ये ठीक हो जाएगा। अब टेम्परेचर कम होने जा रहा है और हम लोग अब अवेयर भी हो रहे हैं, जागरूकता अभियान चल रहा है, सारी जगहों पे फॉगिंग हो रहा है, मतलब हर जगह चीज़ों को किया जा रहा है उस तरीके से। नगर निगम और सारे लोग फॉगिंग और इसके लिए एंटी लार्वा, और ये हम लोग की खुद की भी जिम्मेदारी है। गाँव में जैसे है, थोड़ा सा जला हुआ डीजल अगर कहीं मैदान में कहीं पे भी पानी अगर पड़ा हुआ है, पानी साफ़ नहीं हो पा रहा, हटाया नहीं जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा डीजल जला हुआ या कोई भी सा 50 ml 100 ml डाल दें, वो पूरा फैल जाता है और फिर वो लार्वा डेवलप नहीं हो पाता है। ये भी एक चीज़ किया जा सकता है और सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है ये।
पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हर लोग इसमें एक तरीके से आक्रमण करें डेंगू के ऊपर तो हम जीत के निकल पाएंगे। उसमें चाहे मीडिया की सहभागिता हो, डॉक्टर्स की है, जनप्रतिनिधियों की है, सामाजिक संगठनों की है, सभी की एक है कि एक साथ जब विपत्ति आती है समाज के पर तो सब लोग मिलकर और उसमें लग के जूझ जाएं और इसको दूर करें कि कैसे करना है। इसको जला हुआ डीजल दिया जा रहा है हर जगह की, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को, मिट्टी का तेल जैसे अगर अवेलेबल हो, हम गांव में थे तो वहाँ मिट्टी का तेल डलवा दिया जाता था तो वो पूरी लेयर बच जाती थी, तो इससे मलेरिया के भी बचाव हो जाता था और डेंगू के भी बचाव हो जाएंगे। तो सब लोग इसमें सफाई का अभियान, और सफाई का अभियान प्रतिदिन के उससे सब लोग अपने घरों में जरूर करें। कहीं भी गमले में पानी ना इकट्ठा होने दें, साफ पानी कहीं भी हो तो पानी ना इकट्ठा होने दें। और मच्छरों का जो ग्रोथ है, मच्छरों पर निश्चित रूप से मच्छर पर भी हमको करना पड़ेगा। इस समय मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, घरों के अंदर कितने भी आप जाली लगा लिया, कुछ भी कर लें, मच्छर घर के अंदर पहुंच जा रहे हैं, तो हमें उससे भी बचना है। तो ये सारी तरीके अपना कर ही हम बच सकते हैं। जब लक्षण आ जाते हैं, जब डिजीज हो जाती है और सीवियर हो जाता है तो हॉस्पिटल बाद में लास्ट में पड़ता है। अब तो प्रिकॉशन की अगर बात की जाए, प्रिकॉशन से ऊपर पहुंच चुका है डेंगू, और अब ऐसे में तो आपको व्यवस्थाएं करनी ही होंगी अगर सरकारों की बात करें। देखिए संजय जी, बड़ी बात यही है कि एक दौर था जब मलेरिया हुआ करता था लोगों में, तो उन्मूलन के लिए तत्कालीन विभाग ने अलग से तमाम वार्ड बना दिया, अलग से विभाग बना दिया। कहीं ना कहीं सरकार को इस डेंगू के बारे में भी ऐसे ही सोचना चाहिए इस बार। नहीं, मैंने पहले ही बताया कि सरकार ने प्राइमरी लेवल पर ही केवल अलग वार्ड ही नहीं बनाए हैं, हमने ब्लॉक लेवल पे अलग बेड्स बनाकर उनका एक अलग ब्लॉक बना दिया है। तो सरकार ने, मैंने कहा ना, न केवल रोकथाम के लिए, बचाव के लिए और उपचार के लिए, तीनों स्टेजेस पे जो काम किया है। गांव में आशा बहुओं को एक्टिवेट किया है कि वो लोगों को बताएं कि कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे जो इसके जो मच्छर हैं उनको रोका जा सकता है। शहरों के लिए एनसीसी, एनएसएस को भी लगाया हुआ है, तो बचाव का भी काम हो रहा है। रोकथाम के लिए नगर निगम की टीमें और जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो जा रही हैं। घरों का निरीक्षण भी हो रहा है। 8000 से ज्यादा घरों में जहां अंदर जाकर ऐसा था कि जहां पानी जमा था, सरकार ने उनके खिलाफ भी नोटिस दिया है, उनको भी कहा है कि इस पे काम करेंगे। तो सरकार हर फील्ड पर इसको चेक करने के लिए पूरी तरह से तन्मयता से लगी हुई है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने, लेकिन हकीकत यह है कि 7000 से ज्यादा मामले इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं। 7000 से ज्यादा डेंगू के मरीज हो चुके उत्तर प्रदेश में। संजय जी, ये तो मानेंगे ना भाई, कल तक की रिपोर्ट 4801 की थी। हाईकोर्ट ने भी पूछ लिया आपसे सवाल कि आपके पास इंतजाम क्या है इस डेंगू से निपटने के लिए, दूसरी बीमारियों से निपटने के लिए। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इतनी सारी चुनौतियां आपके पास पहले से ही है सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोरोना की स्थिति में आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश ने 40 करोड़ डोजेस लगा चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, दुनिया में सबसे बेहतर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में चला है। तो जैसे कोरोना को कंट्रोल किया, जैसे जापानी एन्सेफेलाइटिस को कंट्रोल किया, निश्चित रूप से डेंगू को भी हम बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने की बात है, सरकार पूरी मुस्तैद है और सरकार अपनी तरफ से कोई भी कसर इसमें नहीं छोड़ने वाली है, न सफाई के मुद्दे पर छोड़ने वाली है, न बचाव के उपाय को लोगों को जागरूक करने के बारे में छोड़े जाती है। संजय जी तो दावा कर रहे हैं कि दवाओं की और जांच की भी कोताही बरत नहीं रही है सरकार, फिर भी विपक्षियों को ऑब्जेक्शन है। स्वाति जी, देखिए संजय जी तो अपनी बात कहेंगे जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन सच्चाई ये है, इसमें खैर हम लोग विपक्षी पार्टियां हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे डॉक्टर साहब अजय जी भी कह रहे थे, गुप्ता जी कह, जिस तरीके से बचाव कार्य में मदद करनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने स्तर से बचाव कार्य, राहत कार्यों में और सफाई में सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा भी एक सोशल एनजीओ है, जिसके माध्यम से अभी हमने कल के अंदर जहां इस तरीके की चीजें थी जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, डीजल छिड़काव, एक काम अभी हम लोगों ने कल किया है, क्योंकि बचाव ही सबसे बड़ा इस बीमारी के लिए राहत का काम हो सकता है, क्योंकि हम लोगों के पास और कोई संसाधन नहीं है। सरकार को संसाधन जुटाने हैं, सरकार को तैयारी करनी है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी और कर्मियों पर तो मैं ये कह रखता हूँ कि सरकार का नियंत्रण ही नहीं रह गया है। सरकार के लोग जिस तरीके के लापरवाह लोग हैं कि
कुछ उसके लिए शब्द नहीं चुने जा सकते। 3 दिन तक वो सफाई करने नहीं आते जब तक सफाई नायक को इस पर, और उसमें भी मोहल्ले चिन्हित है कि किस मोहल्ले में की जाएगी और किस मोहल्ले में नहीं की जाएगी। जिस मोहल्ले में कोई सत्ता से जुड़ा व्यक्ति रहता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी रहता है, उसके स्पेशल फोन से सफाई होती है, शेष क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मतलब सच्चाई बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को। संजय जी सुन रहे हैं ना, संजय जी सुन रहे हैं ना आप? निश्चित रूप ऐसा होता है संजय जी, है। जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि अगर आज का इन्होंने पेपर पढ़ा होता तो उत्तर प्रदेश के जो नगर विकास मंत्री हैं AK शर्मा जी, वो लखनऊ में खुद घूम के उन्होंने सफाई का और एंटी लार्वा का जिस तरह से छिड़काव हो रहा है उस कार्यक्रम को खुद उन्होंने देखा। तो यानी कि मिनिस्टर लेवल के लोग अगर इसके नियंत्रण पर लगे हैं, इसके रोकथाम पर लगे हैं। आप इलाहाबाद की बात कर रही हैं, वहाँ चिकित्सा मंत्री प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पाठक जी खुद पहुंच गए हैं। तो मतलब अगर इतने टॉप लेवल का जो संजय जी गवर्नमेंट ये बात ठीक है कि वो इस डेंगू को कंट्रोल करने के लिए लगी है, तो इसका बेहतर परिणाम बहुत जल्दी आएगा। और जो मैंने पहले कहा कि इसके बचाव पर भी, इसके रोकथाम पे भी और इसके उपचार पर भी कहीं कोई कोताही नहीं है। और जल्दी ही इसको हम कंट्रोल करके वैसे ही दिखाएंगे जैसे कोरोना और जापानी एन्सेफेलाइटिस को हमने उत्तर प्रदेश में कंट्रोल करके दिखाया है। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार पर विश्वास कीजिए, दवाओं की कोई कमी नहीं है। 24 घंटे इसकी जांच हो रही है और जांच की रिपोर्ट तुरंत मिल रही है। देखिए, मच्छर काटने से पहले सोचेगा नहीं कि आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया। मच्छर के काटने से पहले ही आपको वो इंतजाम करना होगा। संजय जी, मच्छर काटने से पहले सोचेगा नहीं कि बीजेपी की सरकार ने क्या कदम उठाया या समाजवादी लोग क्या कर रहे हैं। वो तो काट लेगा, उसके बाद वक्त नहीं है। इसीलिए जाहिर सी बात है, वक्त नहीं है हमारे पास में। इसीलिए बचाव के और इसीलिए बचाव बहुत ज्यादा करना होगा, लोगों को भी, सरकार को भी। वीके गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी। वीके गुप्ता जी, आप प्रभावी उपायों की बात बता रहे थे, लेकिन बड़ी बात यही है, जो सवाल मैं शुरुआत में पूछ रही थी अजय जी से, डॉक्टर अजय जी से मैं पूछ रही थी, कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं भी अस्पतालों में हैं और प्लेटलेट्स को लेकर लोगों में एक कंफ्यूजन की स्थिति है, उस पर कैसे आप बताएंगे? बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं लोग। देखिए, ये स्वाति जी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। पहले तो मैं बताऊंगा कि वायरल फीवर है, इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नंबर 1, 90% लोगों में ऐसे ही निकल जाता है, ऐसे ही ठीक हो जाता है, टेंशन की बात नहीं होती है। 10% लोगों में दिक्कतें हो सकती हैं, उनको हो सकता है मैं ऑब्जर्व करना पड़े, या हो सकता है 5-6% लोगों को भर्ती भी करना पड़े। 1% लोग सीरियस भी हो सकते हैं, बट ये पता नहीं होता कौन सीरियस हो सकता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। पहली बात, डॉक्टर को दिखाएं, बेसिक ब्लड टेस्ट करा लें। अगर आपकी प्लेटलेट 20,000 भी है, 20,000 से कम भी है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, यूरिन में ब्लड नहीं आ रहा है, आपके स्टूल में ब्लड नहीं आ रहा है, आपके गम्स में या मुंह से कोई ब्लड नहीं आ रहा है, नोज से ब्लड नहीं आ रहा है, तो भी हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए वेट कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली बिना ब्लीडिंग के प्लेटलेट जब चढ़ाते हैं जब 10,000 से कम हो जाती हैं। इवन भर्ती भी जब भी करते हैं जब 50,000 से कम प्लेटलेट होती हैं। तो कृपया करके जिनकी प्लेटलेट 50,000 से ऊपर हैं, बिल्कुल स्टेबल हैं, कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई कोमॉर्बिड डिजीज नहीं है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारी नहीं है, तो कृपया करके अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर रह के दवाई खा सकते हैं, सिम्टोमेटिक दवाई लेनी है, डॉक्टर से सलाह लें, पानी खूब पिएं, घर पर रेस्ट करें और अपने ब्लड टेस्ट रिपीट करा लें हर 2-3 दिन में डॉक्टर की सलाह अनुसार। अगर आपको 50,000 से प्लेटलेट कम है तो फिर आपको भर्ती होने की आवश्यकता है, या कोई बच्चा है तो उसके एक और बच्चों को हम हो सकता है 1 लाख से नीचे भी भर्ती करते हैं अगर उनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है या स्पेशल किड्स हैं जिनको डायबिटीज है, अस्थमा है, या बच्चों को कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, या कोई थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, डायलिसिस में है, तो इन बच्चों को हम कम 1 लाख से कम पे भी भर्ती कर सकते हैं, या ब्लीडिंग हो रही है 1 लाख से कम पे तो भर्ती कर सकते हैं। बट अगर भर्ती करने के बावजूद भी अस्पताल में 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 भी प्लेटलेट हैं और आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही तो फिर आपको प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। और प्लेटलेट में एक खास बात और है, अगर आपने 50,000 या 40,000 प्लेटलेट चढ़वा भी ली अपने आप को, आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मरीज हमारे अस्पताल में भी आते हैं, वो प्रेशर डालते हैं, अरे डॉक्टर साहब प्लेटलेट चढ़ा दीजिए, कम हो रही है, डर लगता है उनको। तो ये डर खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्लेटलेट जो चढ़ाते हैं मुंह पर से, इनकी हाफ लाइफ 3 दिन से ज़्यादा नहीं होती है। तो एक्चुअली जब आपको जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है उस टाइम प्लेटलेट मिले भी नहीं। तो अगर आपको जब जरूरत हो, जब डॉक्टर सलाह अनुसार डॉक्टर कहे कि हाँ आप जरूरत है, अपना डोनर पहले अरेंज करके रख लें। जब डॉक्टर बोलता है तो 4 घंटे लगते हैं प्लेटलेट बनाने में, मैक्सिमम आजकल जम्बो पे हर ब्लड बैंक बन जाता है।
और मैं लोगों से भी कहूंगा वॉलंटरली जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव या निगेटिव जो भी ब्लड ग्रुप है, कृपया करके वॉलंटरली ब्लड डोनेशन करें, प्लेटलेट का डोनेशन करें, सो दैट हम बहुत सारे लोगों की जान को बचा सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हैं। ये दूसरी बात रही बात रोकथाम की, डेफिनेटली रोकथाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स पे कैसे रोकथाम कर सकते हैं कि जो आसपास पानी भरा हुआ है वहां पे आप पानी ना भरने दें, सफाई करें, पानी को रुकने ना दें, नालियां बंद ना होने दें, जो कूलर हैं, जो आपके गमले हैं, जो टंकी है, टायर हैं, इनमें पानी भरा रहता है, इसको हटा के पानी को खाली करें, उनको धो दें, चेंज कर दें पानी को। घर रूम के अंदर ऐसा बर्तन नहीं होना चाहिए जिसमें पानी भरा हुआ लॉन्ग टर्म। इसके अतिरिक्त जो भी बहुत सारे लार्वा होते हैं जो इनके जो मच्छर के, उनको मारने की बहुत सारी मछलियां एंटी लार्वासाइड आती हैं, गम्बूसिया वगैरह, उनको डाल सकते हैं। लार्विसाइड को बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आते हैं, उनको डाल सकते हैं। सोसाइटी के अंदर हम छिड़काव करें पेस्टिसाइड्स का। घर के अंदर रहें तो क्या करना है, घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें या उनमें जालियां लगा के रखें। बाहर अगर आप जाते हैं घर से, खास करके जब बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, टहलने या घूमने जाते हैं, उस समय पूरी आस्तीन के कपड़े पहन के जाएं। पैंट पहननी है आपको, पूरी आस्तीन की टी शर्ट शर्ट पहननी है। और साथ में बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं आजकल, उनका इवन आयुर्वेदिक आते हैं, होम्योपैथिक आते हैं, एलोपैथिक आते हैं, तीनों तरह के आते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप मच्छर जो है बच्चों के आसपास नहीं आएंगे, मच्छर नहीं काटेंगे। घर के अंदर भी बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, उससे बचे रहेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर और दूसरा, अगर किसी को डेंगू हो रखा है घर में, तो वहाँ पे मच्छरों को जरूर मार दें आसपास पेस्टिसाइड का छिड़काव करके, क्योंकि वो व्यक्ति को काटेंगे मच्छर और फिर किसी और को काटेंगे तो उसको भी डेंगू फैला सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर डेंगू हो गया है तो बेड रेस्ट, फ्लूइड, तरल पदार्थों का सेवन करें। कब डॉक्टर के पास जाना ये बिल्कुल बताना चाहिए। अगर आपका सैचुरेशन कम हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, चकत्ते पड़ रहे हैं, पेट फूल रहा है, नौजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, बुखार कम ही नहीं हो रहा है, 104 से ज़्यादा आ रहा है, या आपको ऑलरेडी सीनियर सिटीजन है, आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, अस्थमा है, ऐसी लिवर की बीमारियां हैं, तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, डॉक्टर अजय शंकर तिवारी जी, आपके पास मैं आऊंगी। ये बताइए कि सर इस समय वायरल के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं हॉस्पिटल्स में, वायरल डेंगू और मलेरिया में क्या डिफरेंस है, कैसे पहचाने लक्षणों को? देखिए, इसको लक्षण तो लगभग एक ही सा रहेगा। बुखार आना है, जोड़ों में दर्द होता है। वायरल में सर्दी जुकाम, खांसी, नाक बहना, ये सब प्लस पॉइंट है, वो डेंगू में और मलेरिया में नहीं रहेगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन के ही पार्ट से हम पता कर पाएंगे कि ये डेंगू का है या मलेरिया है या चिकनगुनिया है, कोई चीज़ है। हम लोगों ने अपने अस्पताल में फीवर प्रोफाइल एक बना दिया है, जो भी आता है फीवर प्रोफाइल की टेस्ट कराते हैं। फीवर प्रोफाइल में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और उसके हिसाब से हम लोग का इलाज होता है। वायरल डिजीज़, ये सारी ही वायरल डिजीज़ हैं, जो डेंगू का है, चिकनगुनिया है। और वायरल अपने आप में इन्फ्लुएंजा वाली जो फ्लू टाइप की बीमारी होती है वो भी इस समय बहुत ज़्यादा है। लोगों को सर्दी जुकाम खांसी के साथ फीवर आ रहा है और वो एडमिट हो रहे हैं, उसी डर की वजह से ही भर्ती हो रहे हैं कि कहीं प्लेटलेट हमारा कम हो गया, 50,000, 60,000, 1 लाख पे है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जिससे की वजह से हम भर्ती हों। 50,000, 1 लाख पे प्लेटलेट कम होता है, वायरल डिजीज़ में भी कम हो जा रहा है, डेंगू में भी कम होता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इससे भय से मुक्त होना पड़ेगा। अगर भय में रहेंगे तो परिवार भी बहुत भयग्रस्त रहता है। तो सारे लोग अस्पतालों पर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं कि देखिए प्लेटलेट 40,000 हो गया, 50,000 हो गया, अब ज़रूरत है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करने की। प्लेटलेट भी बस ये है कि आप तैयार रहें अपने डोनर को लेकर। जो ब्लड ग्रुप है मरीज़ का, वो ब्लड ग्रुप अगर मिल जाता है, और सिंगल डोनर प्लेटलेट की व्यवस्था करना चाहिए, सबसे बढ़िया होता है। 2 तरह का प्लेटलेट होता है, एक एसडीपी कहते हैं, एक आरडीपी कहते हैं। लखनऊ में एसडीपी की व्यवस्था कई जगहों पे है, तो एसडीपी का ही फ़ायदा होता है, लेकिन वो भी तब जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि हाँ अब प्लेटलेट की ज़रूरत है, ब्लीडिंग शुरू हो रही है या ऐसा कुछ प्लेटलेट 5,000, 7,000, 8,000 पे हो गया है, तो फिर वो कहते हैं प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करना है। लेकिन उस समय सिंगल डोनर प्लेटलेट की ज़रूरत होती है। तो हम जब ज़रूरत हो तो दिमाग में बना लें कि हमें ज़रूरत होगी तो एक डोनर, कम से कम 2-3 डोनर अपने दोस्तों में, और सारे लोग तैयार रहें कि जो मरीज़ का ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप के लोग तैयार रखें, और उनको बता दें कि आकस्मिकता में कभी भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी आवश्यकता हेल्प की जाएगी। अच्छा, टाइमिंग की अगर बात करें तो बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि शाम के समय 6 बजे के बाद ऐसे डेंगू मच्छरों का प्रकोप
बहुत ज़्यादा रहता है, दिन के समय इसको लेकर भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स लोगों के दिमाग में रहती है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि सुबह और शाम में एडीज मच्छर ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब मच्छर का तो रात में भी वो है, तो ऐसा तो है नहीं। नॉर्मली वो कहा जाता है कि सुबह और शाम में ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है। तो सुबह और शाम ही ऐसा टाइम होता है कि जब बच्चों में या कहीं भी बाहर बरामदे में लोग बैठते हैं तो मच्छर ये काटते हैं। लेकिन होने को तो कभी भी काट लेंगे मच्छर। तो डेंगू का अगर एडीज ने काटा और उसके पास वायरस कैरियर है तो वो फिर हो जाएगा डेंगू, इसमें मतलब कोई वो नहीं है। और फिर अपनी इम्यूनिटी भी होती है। बहुत सारे लोगों को मच्छर काटते हैं लेकिन अपनी इम्यूनिटी ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, तो ये सिम्टम इस तरीके का सिम्टम नहीं भी होगा। थोड़ा बहुत हल्के फुल्के लक्षण से भी ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे तो मरीज ऐसे होते हैं कि जो हल्के फुल्के लक्षण से ठीक हो जाते हैं। पूर्व में कोरोना हुआ, क्या पॉसिबिलिटी उनमें ज्यादा है या सीवियर कोई मरीज है उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है कि कोविड की वजह से डेंगू हो जाएगा, इस तरीके का कोई अभी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन यह है कि इम्यूनिटी जरूर कम है तो थोड़ा सा सावधानी और रहना चाहिए। और सभी के लिए, जिसकी भी इम्यूनिटी कम होगी तो डेंगू भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है। अभी कोविड से भी ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही किनारे हो गया है। कोविड से भी अभी बचाव करने की अभी ज़रूरत है। भीड़ भाड़ में ना जाए, अस्पतालों में भीड़ उमड़ पड़ रही है, उसमें भी हम लोग को मास्क लगा के ही जाना चाहिए। सर्दी जुकाम से बचें। और मास्क से तो कई तरीके के फायदे हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां जो दूसरी हो रही हैं उससे भी बचा जा सकता है। तो मास्क अस्पताल में आमतौर पे इनसे निपटने के लिए मेडिसिन, अगर आपने पैरासीटामोल का जिक्र किया, डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी भी बता रहे हैं पैरासीटामोल ले सकते हैं। उसके अलावा भी कोई अगर मुफीद ऐसी कोई चीज़ हो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बिना डॉक्टरी परामर्श के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर के पास जब तक नहीं जा रहे हैं, जब तक ऐसी स्थिति है कि जैसे रात में फीवर हो गया या ऐसी जगह पे हैं जहां से चिकित्सक दूर हैं, तब तक के लिए पैरासीटामोल जरूर ले लें। बुखार को 100 डिग्री से ऊपर ना जाने दें, बुखार ले लें, बुखार की पैरासीटामोल ले लें। और कोल्ड स्पॉन्जिंग, जो पानी से माथे को पोंछना, हाथ पैर पोंछना, पेट को पोंछना, यही 2 उपाय होते हैं बुखार को उतारने के लिए। और तब तक के लिए, जब तक चिकित्सक के पास नहीं जा रहे हैं, ये काम आराम से कर सकते हैं। और पैरासीटामोल याद रखें। इसके अतिरिक्त अगर कोई डॉक्टर, मेडिकल स्टोर वाला या कहीं गाँव में झोला छाप या कोई भी अपने पास से दवा दे रहा है कोई भी, तो उससे ये जरूर पूछ लें। और इतनी जागरूकता अब हो जानी चाहिए कि लोगों को कि पैरासीटामोल, उससे कहें कि पैरासीटामोल ही दें, इसके अतिरिक्त और कोई दवा न दें। लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन कभी भी 2-4 पर्चे ऐसे दिख जाते हैं जिसमें कोई निमेसुलाइड के साथ, डिस्प्रिन के साथ सिरदर्द, केवल वो सिरदर्द की शिकायत किया मरीज, उसको अभी फीवर नहीं है, सिरदर्द की शिकायत कर रहा, तो उसको लोग डिस्प्रिन दे रहे हैं। गांव में ऐसा देखा जा रहा है कि डिस्प्रिन लोग खा के आते हैं, बताते हैं कि ये दवा खाए थे, ये घातक सिद्ध होगा। इसलिए हमने कहा कि जुलाई से लेकर नवंबर तक अगर इस तरीके की कोई समस्या हो रही है तो पैरासीटामोल ही एक दवा है जिसको खाना सुरक्षित है। और उसके बाद जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाकर एक पूरा चेकअप करा लें, पूरा इन्वेस्टिगेशन पार्ट कर लें कि क्या है उसको, और उसके हिसाब से ही उसकी बाकी रूपरेखा तैयार हो जाएगी। और मुझे लगता है जो आपकी लाइफ स्टाइल है, दिनचर्या, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। डी.के. गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर सर किसी को डेंगू हुआ है तो आहार उस वक्त क्या लेना चाहिए? देखिए, आहार किसी भी बीमारी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेंगू में बात करें, डेंगू में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं डेंगू में फ्लूइड की कमी हो सकती है। आपका हीमो कंसंट्रेशन हो सकता है, मतलब जो आपका हीमोटोक्रिट या हीमोग्लोबिन है वो इकट्ठा हो सकता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, कोगुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, थक्का जम सकता है। तो कहीं ना कहीं तरल पदार्थों का खूब सेवन करना है। नारियल पानी पीना है आपको, नींबू पानी की शिकंजी पीनी है, लस्सी पीनी है, छाछ पीनी है, दाल का पानी है, इन सब का सेवन करेंगे। हल्का खाना खाएँ, लाइट, क्योंकि कभी कभी गैस्ट्राइटिस हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, तो उसके लिए भी खिचड़ी है, दाल चावल है, दलिया है, दाल रोटी है, तोरई है, लौकी है, हरी सब्जियों का सेवन करें। इसके अतिरिक्त नींद अपनी पूरी से लें। और साथ में कोई भी हैवी फूड ना खाएं जिसमें बहुत सारा घी तेल हो, बहुत सारी मिठाई हो, ऐसा ना खाएं। थोड़ा खाएं, बार बार खाएं। तो ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लग रही है, बहुत सारे वायरल इलनेस में ऐसा होता है भूख नहीं लगती, खास करके बच्चे खाना नहीं खाते हैं। तो ऐसे केस में स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा दें, बार बार दें। जो लोग डायबिटीज़ हैं अपना शुगर का जरूर ध्यान रखें, चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं उनकी शुगर कम या ज़्यादा हो रही है, बिकॉज कहीं भूख कम लग रही है तो कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया के चांस पे रहते हैं। और कभी कभी स्ट्रेस में, फीवर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिया, इनका शुगर बढ़ भी सकता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स के अलावा फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं आप, जैसे कीवी है, पपाया है, पपीता है, अमरूद है, सेब है, इसका सेवन कर सकते हैं। इवन आयुर्वेद में बताया जाता है पपाया का जो जूस है या उसका उसके आजकल टेबलेट भी आ गए, कैरीप्रिल है। हम लोग मल्टीविटामिन कुछ फेवर करते हैं कि मल्टीविटामिन का सेवन कर सकते हैं। खास करके फॉलवाइट का रोल देखा गया, जो फॉलिक एसिड है उसका रोल देखा गया कि वो प्लेटलेट को बढ़ावा करता है, सपोर्ट करता है। तो ये खाने के में अगर हम इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम लोग
इसकी रिकवरी को फास्टन कर सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी के लिए वैसे भी हमें खाने पीने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो डेफिनेटली इन्फेक्शन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनकी संभावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त सोने के लिए 6 से 8 घंटे का पूरा समय दें। कोई भी स्टर्नुअस एक्सरसाइज ना करें। अगर आपको बुखार है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिम जाते हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो अगर आपको बुखार है, हाई ग्रेड बुखार है या रिकवरी फेज में भी है तो कम से कम 1-2 हफ्ते घर पे रेस्ट करें या माइल्ड काम करें, माइल्ड एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, बट स्टर्नुअस हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और दवाई पैरासीटामोल जो है शुरू में हो सकता है आपको 6 घंटे पे भी लेनी पड़े, तो लेने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। डोज आपकी पूरी होनी चाहिए, तो इसलिए आपके डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अगर आप कम डोज में दवाई ले रहे हैं तो भी आपका बुखार उतरेगा नहीं। तो बहुत बार इसलिए लोग डर जाते हैं, उनका बुखार उतर नहीं रहा। होता क्या है, उनका वेट होता है 70-80 किलो, वो ले रहे होते हैं 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल। तो कहीं ना कहीं दवाई की मात्रा पूरी होनी चाहिए। दवाई का इंटरवल 6 से 8 घंटे होता है नॉर्मली, इवन कभी कभी हमें 4 घंटे भी देनी पड़ती है। उसका ध्यान रखना चाहिए। कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें एस्पिरिन और डिस्पिरिन नहीं लेनी है, हमें एनासिड्स, ब्रूफेन, इस तरह की दवाइयाँ नहीं लेनी है, हमें जो स्टेरॉइड्स नहीं लेने हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं लेनी उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, मुझे लगता है जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनकी सारी समस्याएं, जो कन्फ्यूजन्स होंगी उनके दिमाग में, उनके मन में चल रही होंगी डेंगू को लेकर, वो दूर कर दी होंगी हमारे डॉक्टर्स के पैनल ने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए।